जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी की क्लास और फर्स्ट पेपर की क्लास पिछले 2-3 दिन से नहीं चल पा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे वायरल हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से मेरी बिल्कुल प्रॉपर वे में साफ आवाज़ नहीं आ रही थी। जुकाम भी लग गई थी, मतलब कई मल्टीपल टाइप के डिजीज़ हो गई थी, जिनकी वजह से आवाज़ बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, और बिल्कुल फटी फटी आवाज़ आ रही थी गले से। तो इसलिए बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गए थे, बोलने में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया। तो आज हम अब वापस अपनी क्लासों को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी प्रॉपर वे में ठीक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कैसा लग रहा है कि चलो हमें क्लास ले लेनी चाहिए। तो अब हम अपनी जो का रीजनल प्लानिंग है उसकी सेकंड क्लास लेके आए हूँ यहाँ पर। रीजनल प्लानिंग की फर्स्ट क्लास मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, और आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखना प्लीज़, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रिटेन में डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना का शुभारंभ 1922 में हुआ था। अब देखो, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद करने हैं कि डॉन कोस्टर, जो डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना है, उसका शुभारंभ कब हुआ था? 1922 में हुआ था, और जो कि ब्रिटेन देश से संबंधित है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्पादन हेतु विकास कोष की स्थापना सन 1950 में कर दी गई थी, जिसे इटली भाषा में द कैसा फॉर इट मैगोरिनो की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान रखना, दक्षिणी इटली में आर्थिक उत्थान के लिए विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, जिसे इटली भाषा में कुछ इस नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कल क्लास में पढ़ा चुका था, इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। जर्मनी में 1920 में एसवीआर की स्थापना की गई। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों, विशेषकर 1920 के उपरांत प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, स्पेशली 1920 में हुआ था। अधिकांश विकासशील देश वोटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को प्रादेशिक नियोजन का सर्वश्रेष्ठ साधन मानकर कार्यक्रम बना रहे हैं। तो यह ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो, कि जो मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अधिकांश जो विकासशील देश हैं, वो वोटरसन के जो द्वारा जो प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल है, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रादेशिक नियोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से मॉडल को माना जा रहा है विकासशील देशों के द्वारा? वोटरसन के नगर प्रदेश मॉडल को। विकासशील देशों में भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां प्रादेशिक परियोजनाओं को कुछ हद तक सफलता मिली हुई है। ठीक है, देखो, यदि मैं विकासशील देशों की बात करूं तो हर एक विकासशील देश को प्रादेशिक परियोजना में सफलता नहीं मिली। कुछ कुछ विकासशील देश है, जैसे भारत है, नाइजीरिया, पाकिस्तान है। ये तीन वो कंट्री है जहाँ पर प्रादेशिक नियोजन को बहुत हद तक सफलता मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकासशील देश थे जिनको प्रादेशिक परियोजनाओं में सफलता हासिल हुई है? तो वो भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान थे। प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रादेशिक नियोजन से संबंधित जो सिद्धांत हैं, प्रादेशिक नियोजन से संबंधित जो व्यवहार है, उसमें तीन सबसे प्रमुख प्रवृत्तियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिसमें पहली आ जाती है नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। ठीक है, नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरा आ जाती है स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरा आ जाता है नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजनाएं बनाना। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बनता है नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरा पॉइंट बनता है स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरा पॉइंट बन जाता है नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजना बनाना। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों, और वो भी बहुत अच्छे से होने चाहिए। अब हम भारत में प्रादेशिक के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में प्रादेशिक परियोजनाओं को लेकर क्या क्या तरीके थे, क्या क्या नियम थे, क्या क्या कानून थे। स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष बाद में ही देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1921 में लागू हो गई थी। ये मैं पढ़ा तो नहीं दिया था भाई।
तो इन सभी को हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं जियो टेक्निकल के बारे में, जो भू तकनीकियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन संकल्पना में सबसे पहले हम भू तकनीकियों के बारे में पढ़ते हैं, जियो टेक्निकल के बारे में पढ़ते हैं। भू तकनीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो जियो टेक्निकल शब्द है, जियो टेक्निकल या भू तकनीकियाँ शब्द का सबसे पहले प्रयोग पैट्रिक गिडिस के द्वारा 1923 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि जियो टेक्निकल या भू तकनीकियाँ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पैट्रिक गैडिस के द्वारा 1923 में किया गया था। प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया की दार्शनिक आधारशिला बना था ये। ठीक है, तो प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया की दार्शनिक आधारशिला किसको माना गया है? भू तकनीकियों को किया गया है। नियोजन प्रक्रिया की विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है हमें। नियोजन प्रक्रिया की विभिन्न प्रकार की ये क्रियाएं हैं जिनको हमें एक सिस्टमेटिक वे में जमाना है, एक क्रम से हमें इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहला आता है प्रत्यक्षीकरण। स्थानिक परिस्थितियों का निर्माण करने की परियोजना है ये। जो प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रत्यक्षीकरण स्थानिक परिस्थितियों का निर्माण करने की एक परियोजना है। दूसरा चरण आ जाता है प्रकटीकरण का। प्रकृति में उपलब्ध संभावनाओं व सीमाओं का प्रकटीकरण किया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण आ जाता है परियोजना निर्माण। इसमें परियोजना की भौतिक रूपरेखा तैयार की जाती है। और उसके बाद चौथा चरण आ जाता है कार्यान्वयन। उद्देश्यों के प्राप्तिकरण हेतु रणनीतियाँ तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना। तो ये नियोजन के 4 प्रमुख अंग हैं। तो नियोजन प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंग कौन कौन से? सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण है, स्थानिक परिस्थितियों का निर्माण करने की परियोजना। दूसरा प्रकटीकरण है, प्रकृति में उपलब्ध संभावनाओं व सीमाओं का प्रकटीकरण करना। तीसरा परियोजना निर्माण है, परियोजनाओं की भौतिक रूपरेखा तैयार करना। और चौथा कार्यान्वयन, उद्देश्यों की प्राप्तिकरण हेतु रणनीतियाँ तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना। ठीक है, तो ये नियोजन के 4 अंग हैं, इनको क्रम से याद करना है। प्रत्यक्षीकरण, प्रकटीकरण, परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन। उसके बाद में हम नियोजन के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है ना, प्लानिंग के जो प्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। नियोजन प्रक्रिया को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। जो प्लानिंग है, जो नियोजन की प्रक्रिया है, उसको कुछ निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है उपयोगितावादी अथवा प्रयोजनवादी नियोजन। दूसरा आ जाता है सेक्टोरल नियोजन या व्यापक नियोजन। उपयोगितावादी उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी नियोजन, सेक्टोरल नियोजन या व्यापक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र नियोजन, क्षेत्र नियोजन, लघु अथवा दीर्घकालीन नियोजन, स्थानिक नियोजन और नगर एवं ग्रामीण नियोजन। ठीक है, तो जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, उसके ये कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी नियोजन। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र नियोजन। तीसरा आ जाता है क्षेत्र नियोजन। चौथा आ जाता है सेक्टोरल नियोजन या व्यापक नियोजन। पांचवा आ जाता है लघु अथवा दीर्घकालीन नियोजन। छठा आ जाता है नगर एवं ग्रामीण नियोजन। और सातवां आ जाता है स्थानिक नियोजन। ठीक है, तो इन सभी जो टाइप्स हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो उपयोगितावादी या जो प्रयोजनवादी नियोजन मॉडल है उसके बारे में। तो जो उपयोगितावादी या जो नियोजनवादी मॉडल है, जो उपयोगितावादी या जो प्रयोजनवादी जो नियोजन है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ठीक है, देखो उपयोगितावादी है, ठीक है, उपयोगितावादी का मतलब होता है ये उपयोग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, मतलब एक किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है ये। ठीक है, प्रयोजनवादी का मतलब होता है प्रयोजन पर डिपेंड करना। ठीक है, प्रयोजन की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से। तो जो उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी नियोजन है, ये किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। इसका संबंध किसी तत्व अथवा प्रयोजन से होता है। और जो प्रयोजनवादी या जो उपयोगितावादी नियोजन है, इसका सबसे मेन मोटिव होता है किसी तत्व या प्रयोजन से होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे नियोजन जलापूर्ति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा के साधनों की उपलब्धि है, गंदी बस्तियों में सुधार है, प्रबंधन है, बाढ़ नियंत्रण है, परिवहन है, संचार है, आदि ये सारे के सारे क्या है? प्रयोजनवादी मॉडल है। ठीक है ना, तो अब आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ऐसे ही बन चुका है एक बार कि प्रयोजनवादी नियोजन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? नियोजन जलापूर्ति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा के साधनों की उपलब्धि है, गंदी बस्तियों में सुधार व प्रबंधन है, बाढ़ नियंत्रण है, और इसके अलावा परिवहन है, संचार सेवाएं हैं। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी नियोजन के उदाहरण हैं। और इसका संबंध किसी तत्व या प्रयोजन से
होता है। उसके बाद में हम सेक्टोरल नियोजन के बारे में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के किसी सेक्टर विशेष जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार आदि में किसी एक के नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना। सेक्टोरल क्या होता है? सेक्टोरल का मतलब होता है किसी एक स्पेशल सेक्टर के ऊपर फोकस करना। ठीक है, वो कोई सा भी सेक्टर हो सकता है, अर्थव्यवस्था का कोई सा भी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, संचार हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था का कोई सा भी एक विशेष सेक्टर, जैसे कृषि हुआ, उद्योग हुआ, परिवहन हुआ, संचार हुआ, इनमें से किसी एक सेक्टर के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस किया जाता है, किसी एक सेक्टर पर बहुत ही स्पेशल तरीके से ध्यान दिया जाता है। तो जो सेक्टोरल जो नियोजन है, जो सेक्टोरल प्लानिंग है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, किसी एक स्पेशल सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। व्यापक नियोजन किसी एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं तत्वों में समन्वित नियोजन हेतु किया जाता है। जो व्यापक नियोजन है, व्यापक नियोजन किसी एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं व तत्वों के समन्वित नियोजन हेतु किया जाता है। ये जो व्यापक नियोजन है वो क्यों किया जाता है? किसी एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं व तत्वों के समन्वित नियोजन हेतु किया जाता है। जैसे ऊर्जा आपूर्ति नियोजन हो गया, ग्लोबल वायु परिवहन नियोजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऊर्जा आपूर्ति नियोजन के सभी पहलुओं का अध्ययन, जैसे ऊर्जा उत्पादन हो गया, ऊर्जा का वितरण हो गया, ऊर्जा की आपूर्ति हो गया, ऊर्जा का प्रति यूनिट उत्पादन पर खर्च हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें याद करने की है, यहाँ पर बहुत कुछ समझने का नहीं है। व्यापक नियोजन किसी एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं तत्वों के समन्वित नियोजन हेतु ये काम किया जाता है। ऊर्जा आपूर्ति नियोजन, तो ऊर्जा के इसमें सारे सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन के ऊपर भी अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन में प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन में कितना खर्च आ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उसके ऊपर भी खर्च किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति पर भी खर्च किया, स्पेशली फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल वायु परिवहन नियोजन पर भी, ग्लोबल वायु और परिवहन नियोजन, ये सारे के सारे व्यापक नियोजन के ही भाग होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लघु व दीर्घकालिक नियोजन। इसका संबंध नियोजन प्रक्रिया की समयावधि के साथ होता है। समयावधि का मतलब होता है टाइम पीरियड के साथ होता है। देखो यहाँ पर लघु और दीर्घकालीन नियोजन, इन दोनों शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि लघु और दीर्घकालीन, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घकालीन का मतलब होता है बड़ा। मतलब यहाँ पर छोटे और बड़े की बात हो रही है। अब छोटा बड़ा का मतलब टाइम पीरियड से होगा, छोटी नियोजन प्रक्रिया, बड़ी नियोजन प्रक्रिया। तो इसका संबंध नियोजन प्रक्रिया की समयावधि के साथ होता है, नियोजन प्रक्रिया का जो टाइम पीरियड है उसके साथ होता है। लघुकालीन नियोजन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में लघुकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। तो जो लघुकालीन नियोजन है वो छोटे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है, और जो दीर्घकालीन नियोजन है वो दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों, कि जो लघुकालीन नियोजन है वो लघु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, और जो दीर्घकालीन नियोजन है वो बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन एवं निजी क्षेत्र नियोजन, इसमें सार्वजनिक पृष्ठभूमि के आधार का अंतर होता है, ठीक है ना। जो सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन और निजी क्षेत्र नियोजन है, इसमें पृष्ठभूमि के आधार पर अंतर होता है। यदि सार्वजनिक तरीके की पृष्ठभूमि है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, निजी तरीके की पृष्ठभूमि है तो वो निजी क्षेत्र नियोजन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि सार्वजनिक तरीके की पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन हो गया। लघु क्षेत्र जैसी पृष्ठभूमि वाला नियोजन है तो वो निजी क्षेत्र नियोजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये पृष्ठभूमि पर डिपेंड कर रहा है कि वो पृष्ठभूमि सार्वजनिक है, सभी की है, या फिर वो प्राइवेट है, निजी है, ठीक है। तो इसमें पृष्ठभूमि के आधार पर अंतर किया जाता है। सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसमें। जो सार्वजनिक नियोजन होता है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ जनजीवन की भलाई निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब सार्वजनिक है, बिल्कुल सोशल है, तो इसमें जो जनजीवन की जो भलाई है ना वो एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में काम करता है। निर्देशक सिद्धांत के मतलब है एक डायरेक्शन देने वाली थ्योरी के रूप में काम करता है। तो जो सार्वजनिक नियोजन है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें,
और यहाँ जनजीवन की भलाई निर्देशक सिद्धांत के रूप में काम करता है, एक डायरेक्शन देने वाले सिद्धांत के रूप काम करता है। निजी क्षेत्र नियोजन, निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, अधिकांश जिम्मेदारी निजी संस्थानों की होती है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र नियोजन, निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, अधिकांश जिम्मेदारी निजी संस्थानों की होती है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रादेशिक नियोजन अन्य विभिन्न प्रकार के नियोजन के तीन प्रकार से अलग होता है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जो प्रादेशिक नियोजन है वो अन्य विभिन्न प्रकार के नियोजनों से 3 प्रकार से अलग होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार आ जाता है कि प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट वातावरणीय अवस्था में प्रादेशिक क्षेत्र की व्यापकता से लक्षित होकर काम करता है। जो प्रादेशिक नियोजन है एक विशिष्ट वातावरणीय अवस्था में प्रादेशिक क्षेत्र की व्यापकता से लक्षित होकर काम करता है। दूसरा आ जाता है इसका कार्य क्षेत्र एक विशिष्ट स्केल के लिए होता है। एक विशिष्ट स्केल का मतलब होता है एक विशिष्ट सेक्टर के लिए होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए होता है। और तीसरा हो जाता है इसमें पर्याप्त विचार एवं कार्य की सामंजस्यपूर्ण सामग्री होती है। इसमें कार्य और विचारों की सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण का मतलब होता है मेल मिलाप वाली, ठीक है, बैलेंस बनाने वाली सामग्री होती है। विचारों और कार्यों की सामंजस्यपूर्ण सामग्री होती है। प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट प्रकार की नियोजन संरचना पर आधारित एक विशेष प्रकार का नियोजन है। यह ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि जो प्रादेशिक नियोजन है एक विशेष प्रकार की नियोजन संरचना, प्रादेशिक तंत्र पर आधारित एक विशेष प्रकार का नियोजन है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट प्रकार की नियोजन संरचना पर आधारित एक विशेष प्रकार का नियोजन है। प्रादेशिक नियोजन में सार्वजनिक कार्यकलापों का सहारा लेकर सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। जो प्रादेशिक नियोजन है इसमें सार्वजनिक कार्यकलापों का सहारा लेकर सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कि प्रादेशिक नियोजन में सार्वजनिक कार्यकलापों का सहारा लेकर सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होना चाहिए। बेंटन मैकाय का चिर संबंधीय प्रकाशन न्यू एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, तो जो न्यू एक्सप्लोरेशन है वो किससे संबंधित है? बेंटन मैकॉय से संबंधित है। तो बेंटन मैकॉय से कौन संबंधित है? न्यू एक्सप्लोरेशन। तो ये ध्यान रखना कि बेंटन मैकाय का चिर स्मरणीय प्रकाशन क्या है? न्यू एक्सप्लोरेशन है। बेंटन मैकॉय का चिर स्मरणीय प्रकाशन क्या है? न्यू एक्सप्लोरेशन है। या बेंटन मैकॉय को आप न्यू एक्सप्लोरेशन से जोड़ सकते हो या न्यू एक्सप्लोरेशन को आप बेंटन मैकॉय से जोड़ सकते हो। प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित 7 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करता है। जो प्रादेशिक नियोजन है उसमें स्पेशल प्रकार के 7 थ्योरम हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहला होता है स्थानिक परिघटनाओं में ऊर्ध्वाधर एकता का सिद्धांत। दूसरा आ जाता है क्षैतिजीय स्थानिक एकता का सिद्धांत। तीसरा आ जाता है स्थानिक व सामयिक एकत्व का सिद्धांत। चौथा आ जाता है व्यापक विकास का सिद्धांत। पांचवा आ जाता है सामुदायिक विकास का सिद्धांत। छठा आ जाता है सामाजिक वांछनीयता एवं आर्थिक व्यवहार के मध्य संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। और आठवां आ जाता है प्रादेशिक संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित 7 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करता है। इनको रट लो। स्थानिक परिघटनाओं में ऊर्ध्वाधर एकता का सिद्धांत, क्षेत्रीय स्थानिक एकता का सिद्धांत, स्थानीय एवं सामूहिक एकता का सिद्धांत, व्यापक विकास का सिद्धांत, सामुदायिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक वांछनीयता एवं आर्थिक व्यवहारवाद के मध्य संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। और 7वां आ जाता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। प्रादेशिक निवास्यता बनाना तथा सामुदायिक एकता बढ़ाना ही प्रादेशिक नियोजन के सर्वप्रिय द्वियुग्म लक्ष्य है। ठीक है, देखो प्रादेशिक निवास्यता बनाना तथा सामुदायिक एकता बढ़ाना ही प्रादेशिक नियोजन के सर्वप्रिय द्वियुग्म लक्ष्य है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, प्रादेशिक नियोजन के सर्वप्रिय द्वियुग्म लक्ष्य क्या क्या है? पहला है प्रादेशिक निवास्यता बनाना और दूसरा है सामुदायिक एकता बढ़ाना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कि प्रादेशिक नियोजन के सर्वप्रिय द्वियुग्म लक्ष्य क्या क्या है? पहला है प्रादेशिक निवास्यता बनाना और दूसरा सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर
भूगोल तथा प्रादेशिक नियोजन में सह संबंध के बारे में, कि भूगोल और प्रादेशिक नियोजन के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, भूगोल और प्रादेशिक जो नियोजन है इसके बीच में किस तरीके का बाउंडेशन है, बॉन्डिंग है, बाउंडेशन नहीं, किस तरीके की बॉन्डिंग इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। पैट्रिक गिडिस के अनुसार प्रादेशिक नियोजक का कार्य क्षेत्र प्रदेश होता है। ठीक है, पैट्रिक गिडिस मोदी ने कहा था कि जो प्रादेशिक नियोजक होता है उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, प्रदेश होता है। ठीक है, तो पैट्रिक गिडिस ने कहा था कि प्रादेशिक नियोजक का कार्य क्षेत्र प्रदेश होता है। इसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं, पहला स्थान होता है, दूसरा लोक होता है, तीसरा अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, तो पैट्रिक गिडिस के अनुसार प्रादेशिक नियोजक का कार्य क्षेत्र स्पेशली प्रदेश होता है, जिसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं, पहला स्थान, दूसरा लोक और तीसरा अर्थव्यवस्था होता है। नियोजन प्रक्रिया में अमेरिका, बर्तानिया, भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, पोलैंड आदि का बहुत बड़ा योगदान है। जो नियोजन की प्रक्रिया है इसमें, जो भारत की नियोजन प्रक्रिया है इसमें अमेरिका का, बर्तानिया का, भूतपूर्व सोवियत संघ का और भूतपूर्व यूगोस्लाविया का और पोलैंड का, इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में भी कुछ भूगोलवेत्ता इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। जो नियोजन की प्रक्रिया है इसमें भारत के कुछ भूगोलवेत्ता हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे सत्येश चक्रवर्ती है, के.वी. सुंदरम है, वी.एल.एस. प्रकाश राव है, आर.पी. मिश्रा है और एल.एस. भट्ट है। ठीक है, ये भारत में कुछ भूगोलवेत्ता हैं जो नियोजन प्रक्रिया में बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिए थे, जैसे सत्येश चक्रवर्ती है, के.वी. सुंदरम है, वी.एल.एस. प्रकाश राव है, आर.पी. मिश्रा और एल.एस. भट्ट है। भूगोल प्रदेशों की क्षैतिज एकता में विश्वास रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भूगोल है वो प्रदेशों की क्षैतिजीय एकता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। प्रत्येक प्रदेश की स्वयं की अपनी अलग से परियोजना तैयार करना आवश्यक होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रदेश को अपनी खुद की अलग से परियोजना तैयार करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। प्रत्येक प्रदेश को अपनी खुद की अलग से परियोजना तैयार करनी होती है। भूगोल नियोजन के विषय को दार्शनिक आधार उपलब्ध कराने के साथ उसे सक्रियात्मक सहायता भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना, भूगोल नियोजन के विषय को दार्शनिक आधार उपलब्ध कराने के साथ उसे सक्रियात्मक सहायता भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना, तो भूगोल नियोजन के विषय को दार्शनिक आधार उपलब्ध कराने के साथ साथ उसे संक्रियात्मक सहायता भी उपलब्ध करवाता है। एक भूगोलवेत्ता एक प्रादेशिक नियोजक को संक्रियात्मक व्यवहारिक सहायता प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, एक भूगोलवेत्ता एक प्रादेशिक नियोजक को संक्रियात्मक व्यवहारिक सहायता प्रदान कर सकता है। ये एक कथन कारण या स्टेटमेंट टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो क्रिया विधियाँ एवं पद्धति हैं, क्रिया पद्धति एवं प्रविधियाँ हैं, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, अब मैं बिल्कुल लगातार रेगुलर क्लास वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तो अब बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ अच्छे से देखने में। ठीक है, और आज मेरा गला बिल्कुल पहले की तुलना में ठीक हो चुका है और शायद कल तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा, फिर रेगुलर कंटिन्यू क्लास चलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों।